उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। बात जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पास पहुंच गई है। ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। नतीजा, भारत में कई मुश्किलें पैदा होने लगी हैं और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जनसंख्या पर रोक कब लगेगी। इन सवालों के बीच सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में जल्द ही भारत का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है और यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी शामिल हो सकता है। समान नागरिक संहिता में फैमिली प्लानिंग भी शामिल होगी। लेकिन इस खबर ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। कई लोग परेशान हो गए हैं और इस कानून के लागू होने से पहले ही विरोध शुरू होने लगा है। तो सवाल यह है कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण कानून से किसे परेशानी है और क्यों परेशानी है? उत्तर मांग रहा है प्रदेश। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस मुद्दे पर छिड़ गया युद्ध? खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई हम इस पर कोई एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट नहीं करें। कानून तोड़ने पर क्या छिन जाएगा अधिकार? जमीयत उलमाए हिंद ने क्यों उठाए सवाल? हम इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बढ़ती जनसंख्या पर होगा पहला बड़ा प्रहार। पॉपुलेशन कंट्रोल कोड से कौन परेशान? अगर ये लागू किया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा आया है कि वो इसको लागू ना करें, देश को संभालें। यूसीसी फैक्टर 2024 का गेम चेंजर। एक कानून से किसको डर? आने वाला है जनसंख्या कंट्रोल का कोड। पॉपुलेशन कंट्रोल कोड से किसको लगी चोट? उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि खबर क्या है। उत्तराखंड में यूसीसी में ऐसे कौन से प्रावधान किए जा सकते हैं जिसको लेकर अभी से ही रार बढ़ गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। पहला राज्य बनने जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा होगी। समान नागरिक संहिता में फैमिली प्लानिंग भी शामिल की जा रही है। समवर्ती सूची की एंट्री 20A में प्रावधान है। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड बिल जैसे प्रावधान और 2 बच्चों का नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी होगी। नियम तोड़ने वालों को मताधिकार, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। उल्लंघन पर कई अधिकार छीने जा सकते हैं और इनमें वोटिंग का अधिकार भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि ऐसे कानून से कौन डर रहा है और इस डर की वजह क्या है? क्या भारत की जनसंख्या को बेतहाशा बढ़ने दिया जाए? क्या भारत पर जनसंख्या का बोझ बढ़ने दिया जाए या अब कठोर फैसले लेने का वक्त आ गया है? अरशद मदनी और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को यूसीसी से परेशानी क्या है, क्योंकि ये दोनों चेहरे खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। सीधे मेहमानों को रुक कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हैं प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क साहब आपकी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद और पूरे देश में बड़े वरिष्ठ सांसद हैं। जो चीजें जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण पर, तो कोई भी अगर थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा तो ये समझता है कि कितनी आवश्यक है वर्तमान परिस्थितियों में। फिर आपके सांसद ये विरोध का झंडा क्यों बुलंद कर देते हैं इस चीज को लेकर? अवधेश जी, जहाँ तक सांसद जी का सवाल है, सांसद जी के बयान पर मैं कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यूसीसी पर समाजवादी पार्टी का अभी कोई अधिकृत बयान नहीं आया है और आपको भी उसको जानना और समझना चाहिए। सवाल ये है कि यूसीसी के लिए 22वें विधि आयोग ने पूरे देश भर के धर्माचार्यों से, आप जैसे विद्वानों से, राकेश जैसे लोगों से उन्होंने सुझाव मांगा है। 2016 में भी विधि आपसे भी मांगा है, आप उससे बाहर नहीं सुझाव मांगा था। अभी लोग सुझाव दे रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ अवधेश जी, सुझाव मांगा है और सुझाव दिया जा रहा है। सवाल यह है कि विमर्श यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग उनका प्राइवेट पार्ट काट रहे हैं और उससे आगे उनके गर्भवती पत्नियों को पीट रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि हमें ये हक मिला हुआ, अब ये बर्बरता नहीं कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। जो उत्तराखंड, जो ये यूसीसी कानून अभी लागू करने जा रहा, उसी उत्तराखंड में उत्तराखंड सिविल सर्विस कमीशन में क्या हुआ आपने देखा, पूरे नौजवान सड़कों पे थे। एक बेटी के साथ दुराचार करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का था। तो उत्तराखंड सरकार से उत्तराखंड के नौजवान, किसान और हम सभी ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 25-25 लाख लेकर के जो नौकरियां बांटी गई हैं, जो भयंकर भ्रष्टाचार है, उस पर भी एक कानून बना लेते आप। बेहतर होता कि वहां के नौजवानों ठीक है, इस पर मनोज जी जवाब ले लेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात हो रही है, पार्टी के आपका वर्जन नहीं आए, आप व्यक्ति के तौर पर, देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर तो आप बता सकते हैं ना कि क्या होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ नागरिक के तौर पर नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ एक प्रवक्ता, एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठा हूँ। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप भी जानते होंगे कि संविधान में तो हिंदू, ये मेरे जो साथी बैठे हैं ये थोड़ा बहुत प्रपंची हैं, लेकिन ये अधिवक्ता भी हैं, इनको पढ़ना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है, उत्तरा फेयरनेस एक्ट क्या है। तो इस देश में सभी तरह के कानून हैं। और अब जब आप संविधान के प्रस्तावना पर आएंगे तो यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात है। तो पंथ निरपेक्षता का भाव बचाते हुए सबके लिए एक बेहतर देश का निर्माण कैसे हो सकता है? ऐसे तो हो नहीं सकता कि मणिपुर में जब स्टेबिलिटी और पीस का भाषण दिया जा रहा था चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद मणिपुर के लोग जल रहे हैं, आग लग रही है, बेटियां जल रही हैं, बहनें जल रही हैं, खुलेआम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, और देश के शहंशाह बाहर हैं, अपने वैभव का प्रचार कर रहे हैं। तो अब तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना साहब। मैंने जो बात कोई कही है अवधेश भाई, अगर उसमें कुछ गलत हो, क्या उत्तर प्रदेश की हालात है नहीं देखा जा रहा? उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद कोई भर्ती ही नहीं आई। उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर अभी कल, बिल्कुल, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राकेश त्रिपाठी जी। परिवार का पूरा परिवार मुख्यमंत्री मनोज जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो मिल नहीं पाए। संविधान के दायरे में रहकर जो किया जा सकता है वो करना चाहिए। आप यूसीसी करिए, पॉपुलेशन को लेकर करिए, लेकिन और भी तमाम जरूरी मुद्दे हैं जहां पर जान माल की और संविधान के मूल भावना की सीधी हानि हो रही है, क्षति हो रही है, उस पर ध्यान कब जाएगा? उनका ये सवाल है सीधा। अवधेश जी, डिबेट करने का एक सामान्य तरीका होता है कि डिबेट से पहले आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा टॉपिक बता दिया जाता है कि किस टॉपिक पर बहस करनी है। अब ये बड़ी मुश्किल होती है समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसी पॉलिसी पैरालिसिस है पार्टी के भीतर कि किस मुद्दे पर क्या बयान देना है। पार्टी के भीतर कोई संवाद ही नहीं होता, कोई पार्टी के भीतर विमर्श ही नहीं होता। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी केवल जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दरमियान सक्रिय होती है और कोशिश करती है कि कैसे जनता को बरगला सके, कैसे जाति वजह हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विमर्श होता है और सहज संवाद होता है, लेकिन आपकी तरह कम से कम ऐसा नहीं होता। आग लगाने वाला विमर्श समाजवादी पार्टी में नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी में जो विमर्श चलता है वो मानवता का चलता है, वो समावेशी विकास का चलता है। हमारे यहाँ बहुत विमर्श और संवाद होता है। कल मैं बता तो रहा हूँ कि पीलीभीत की माताएं बहनें आई दलित परिवार की, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए, तो उनसे संवाद करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं करा। हमारे यहाँ संवाद बहुत ज्यादा और सहज है, लेकिन आग लगाने का, नफरत फैलाने का नहीं है दोस्त। प्यार बांटने का, समावेशी विकास का, मानवता कैसे समृद्ध हो, सब लोग आगे कैसे बढ़े, इसका है। ठीक है, जवाब लेते राकेश, बात पूरी। अब मैं बहुत आदर के साथ मनोज काका जी, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, केवल 2 लोग ही डिबेट में है। आपको पूरा समय दिया, फिर पूरा समय देंगे, लेकिन ये जो संवाद का तरीका नहीं सिखाना समाजवादी पार्टी में। जब देखो तब हल्ला बोल दो, कभी भी कहीं भी किसी भी तरफ में विचार व्यक्त कर। अरे भाई, आपकी बारी आएगी, आपको समय दिया जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन चूंकि संवाद की कोई कार्यशाला नहीं होती आपके यहाँ, कोई प्रशिक्षण नहीं होता इसके यहाँ, इसलिए कभी भी कहीं भी किसी भी समय हल्ला बोल दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का संकट होता है। मनोज काका जी, आपकी इसमें गलती नहीं है, प्रशिक्षण होता तो शायद ठीक है, वो अलग बात है राकेश जी, लेकिन जो सवाल हो रहे हैं उस पे आ जाते हैं। नहीं, वो संकट यही है ना, सवाल पर जवाब देना शुरू करता हूं तो मनोज काका इंटरप्ट करते हैं। अभी मनोज काका इंटरप्ट करेंगे, या तो आप मनोज काका की आवाज बंद कर लीजिए अवधेश जी, या तो मनोज काका की आवाज आप बंद कर सके। अगर कोई तरीका आपके पास हो तो मनोज काका की आवाज आप बंद करके। मनोज जी, आप तो देखिए पॉपुलेशन पर करनी थी तो आपने सीधे पल्ला झाड़ लिया, आपका पार्टी में बात ही नहीं हुई है। पॉपुलेशन पर आज बात होनी थी, दोनों लोग नहीं बोल रहे हैं पॉपुलेशन पर। अवधेश जी, मैंने जो मुद्दे उठाए क्या वाजिब नहीं है? नहीं, बिल्कुल वाजिब मुद्दे हैं मनोज जी, बिल्कुल वाजिब मुद्दे हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन पर बहस छिड़ गई है, 2-3 बड़े नेताओं ने बयान दे दिया, इसलिए सवाल उठ रहा है कि पॉपुलेशन पर क्या हो। राकेश भाई तो सरकार में है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनको आप लोग कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि ये देश के हित में है?
ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलेंगे, बिल्कुल उनके साथ संवाद भी करेंगे। और ये भी अभ्यास में हमें देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो करके जाग करके सोने का नाटक कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को नहीं जगाया जा सकता है जो पहले से जगे हुए हैं। जैसे मनोज काका जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या और उसमें भी जनसंख्या का असमान संतुलन ये कैसे देश के लिए, समाज के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बात मनोज काका भी जानते हैं। लेकिन जानबूझ करके भी दलीय प्रतिबद्धताओं के कारण, मजहबी तुष्टीकरण के कारण, जाति मजहब के समीकरण बनाने के कारण मनोज काका नहीं बोल पाते हैं। तो अब मनोज काका को समझा पाना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है मनोज जी, क्या ये जो जाति और सांप्रदायिक समीकरण साधने होते हैं, इस वजह से आप लोग इस पर अभी खुलकर स्टैंड नहीं ले रहे हैं? देखिए अवधेश जी, आप बहुत ख्याति लब्ध और मैं समझता हूं कि सारे विषयों के मर्मज्ञ विद्वान पत्रकार हैं आप। अरे साथी, जो सरकार रात के 12 बजे ऑर्डिनेंस ला सकती है, वो सरकार इतना नाटक क्यों कर रही है? आपका राज्यसभा में, आपका लोकसभा में बहुमत है और इतना साधारण बात तो आप जानते ही होंगे कि जिसका बहुमत है उसे कानून बनाने का पूरा अधिकार है। आप क्यों नहीं कानून बना दे रहे हैं? कोई रोका है आपको? आप कानून बना दीजिए। लेकिन जब विधि आयोग ने कोई विमर्श मांगा है, कोई सुझाव मांगा है, तो विमर्श और सुझाव सिर्फ घंटों में नहीं दिए जा सकते हैं। उसमें सबके अपने मत होंगे और लोगों के विभिन्न विचारधाराओं पे, एक ही घर से निकले हुए लोग विभिन्न विचारधाराओं में विभिन्न धुरियों पर होते हैं, तो उनके अपने मत हैं। और उसी मत को अभी ये आंकड़े सिर्फ अगर राकेश जी रख दें, अब मैं तो जो आंकड़े जानता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने दिया है, उसमें सबसे ज्यादा सिर्फ बच्चों और जनसंख्या की बात है, तो सबसे ज्यादा बच्चे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी आए हैं उत्तर प्रदेश के जो सदन के आंकड़े हैं। साथ ही यूसीसी सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून ही नहीं है, आपको इतना तब उसको कम जान रहे हैं आप उसको हॉलिस्टिक अप्रोच में जानिए, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। और मैंने जो बात कही कि भाई जब उसने 21वें विधि आयोग ने मांगा, 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, तो सबकी राय ली जाए, उसमें समाजवादी पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी। जी, तो बात यूसीसी की हो रही है। यूसीसी के साथ ही साथ जो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोड है उसको लेकर हो रहा है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप लोगों पर आरोप ये लग रहे हैं कि बात तो लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पहली बार इसका शगुफा छूटा विधानसभा चुनाव 2022 के पहले, और अब लोकसभा आ रहा है तो उसके पहले ये प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। तो ये वाकई यूसीसी की चिंता है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की चिंता है कि किसी तरह से कुछ सधे मामला? भारतीय जनता पार्टी कोई समाजवादी पार्टी की तरह है, वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के कंफ्यूज नहीं है। हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। हमने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए कहा था, जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर चाहते हैं, हमने कहा था तो वो करके दिखा रहे हैं। भव्य राम मंदिर का पर धर्म ध्वजा लहराने जा रही। हमने कहा था कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हम उस दिशा में जन विमर्श बना करके और उसकी विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उस पर संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा है वो हम करके दिखा रहे हैं। हम वैचारिक मसलों को लेकर के भ्रम की अवस्था में नहीं रहते हैं, जैसे भ्रम की अवस्था में समाजवादी पार्टी वो स्पष्ट तौर पर कहे कि वो यूसीसी के समर्थन में है या यूसीसी के विरोध में है, वो स्पष्टता ले नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आकर के केवल कंफ्यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता के बोलते समय में हल्ला बोल कर दिया जाए ताकि जनता इस विषय को समझ ना पाए। लेकिन जनता के मन में स्पष्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 जब भारत के संविधान में जोड़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, तब भी यह कल्पना थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मजहबी तुष्टीकरण से परे जाकर के एक देश में एक सिविल संहिता बनेगी। कानून स्पष्ट तौर पर सबके लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी, सूडान जैसे देशों में भी अगर समान सिविल संहिता है तो भारत में समान सिविल संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके पक्ष में कोई तर्क अगर मनोज, लेकिन राकेश जी, अगर पाकिस्तान में सिविल संहिता है और वहां की दुर्गति है ऐसी, तो फिर ये कौन सा कोई अच्छे देश का उदाहरण दीजिए ना। पाकिस्तान को उदाहरण आप दे रहे, बताइए, खराब में भी उसको एक कानून मिला, क्या दुर्गति, टमाटर नहीं खाने को मिल रहा है उनको। नहीं, अवधेशी ये उदाहरण इस संदर्भ में है क्योंकि जो एसटी हसन, जो शफीकुर रहमान पर, जो आजम खान, ना अरे भाई आप ये बिल्कुल उत्तर के जैसा सवाल है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, जिस संवैधानिक चीज की वो बात कर रहे हैं राकेश जी, कि अगर एक देश, एक समान कानून, एक समान सभी की चीजें हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक बात करा। मुझे लगता है कि एक आर्टिकल इनको किसी ने व्हाट्सएप पर भेज दिया। मैं इनसे चाहूंगा कि इनको संविधान का अनुच्छेद हिंदी में 14, इंग्लिश में 14 पढ़ना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ।
कानून सभी के समक्ष समता का भाव रखता है। और दूसरी बात इन्होंने प्रतिबद्धता की करी कि हम अपने कहे गए वादों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध रहते हैं। अरे कहाँ है आपका 15 लाख रुपया प्रतिबद्धता, कहाँ गई? 2 करोड़ रोजगार वाला प्रतिबद्धता कहाँ गई? 9 साल अगर बीत गए, 2 करोड़ रोजगार 18 करोड़ होना चाहिए। अरे 10 करोड़ ही दे देते। लोकसभा में आपके मिनिस्टर ने बयान दिया कि 10 सालों में मात्र 7,21,000 आप दे पाए। तो आपकी प्रतिबद्धता यही तो है कि चुनाव से पहले आप कहते हैं कि नहीं, जब रुपये का मूल्य गिरता है और मूल्यन होता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज रुपया कहाँ पर है? उसी मणिपुर में जाकर के चुनाव के पहले आप भाषण देते थे कि स्टेबिलिटी और पीस लाएंगे। आज मणिपुर से लाशें निकल रही हैं। मर्माहत होना चाहिए, आपको संवेदना दिखानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर वहीं बलिया, देवरिया, गोरखपुर में जब लोग हीट वेव से मर रहे हैं, ABP गंगा भी दिखा रहा, तो मिनिस्टर उस पर मर्माहत होने के बजाय इस तरह का बयान देता है कि गर्मी में तो मृत्यु दर बढ़ती ही है। इस तरह के उदासीन लोगों से आप इनकी प्रतिबद्धता किसके प्रति है? इनकी प्रतिबद्धता नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे के प्रति है। कभी इस देश के विकास, समावेशी, दलित, वंचित और पिछड़े तबके के प्रति भारतीय जनता पार्टी की कभी कोई प्रतिबद्धता नहीं रही है। ये लोग गुलाम लोग हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी, देश में कुछ उद्योगपतियों की गुलामी कर रहे हैं। उनके समक्ष सारी देश की संसाधन ये बेच देंगे। इनकी प्रतिबद्धता रेल बेचने की है, इनकी प्रतिबद्धता स्कूल बेचने की है, इनकी प्रतिबद्धता डार्विनवाद हटा दे। आप बताइए अवधेश जी, जब केमिस्ट्री से आप पीरियाडिक टेबल हटा देंगे, कैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे? आप बताइए। इनकी प्रतिबद्धता गांधी के प्रति नहीं है, सावरकर के प्रति और नाथूराम गोडसे के प्रति। राकेश जी, प्रतिबद्धता गलत दिशा में जा रही है। नहीं चलेगा, ये देश गांधी का है, लोहिया का है। और अम्बेडकर के प्रति अगर प्रतिबद्धता इनकी रहती तो आज देश में दलितों, वंचितों और उत्तर प्रदेश में खास करके कमजोर तब्के के खिलाफ इतना अन्याय नहीं होता। कार्यक्रम करिए ना, हम वहां जनसंपर्क अभियान करके जनता के बीच में जाते हैं, नेताओं को भाषण करने का अवसर मिलता है। दुर्भाग्य यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को भाषण करने का अवसर मिलता नहीं है। तो ABP गंगा के मंच का इस्तेमाल भाषण के लिए करने लगते हैं। अपने आप सुन लीजिए, अरे सुनिए, भाषण कर रहे हैं आप सुनेंगे नहीं, जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। आपने अभी तक एक लाइन सरकार में भैया आप ये सुनिश्चित करिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के प्रति अन्याय। मनोज जी जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल पूछो कह रहे हैं, जवाब देना चाहता हूँ। जवाब दे। अब जवाब सुनिए। पूरी डिबेट में देख रहे दर्शक इस बात को जानते हैं कि UCC को लेकर के एक लाइन, एक शब्द मनोज काका नहीं बोल पाए क्योंकि उनकी पार्टी में इस भ्रम की स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक लाइन नहीं बोल पा रहे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उनका स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या का असमान असंतुलन, ये दोनों ही आवश्यक है। जो असंतुलन हो रहा है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर जनता से विचार विमर्श के बाद कानून बनाया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्य सरकारें इस संदर्भ में प्रयास कर रही है। उत्तराखंड ने इसका अपना प्रयास तेज किया है, उत्तर प्रदेश भी इस संदर्भ में प्रयास कर रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी एक कानून बनाने के लिए पहल की जा रही है। हमारा स्टैंड इस बात को लेकर के क्लियर है। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में जो नारा लगाया करते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग कि गुंडे चढ़ गए छाती पर, मुंह चल रहे हाथी पर, और वही नारा लगाने वाले लोग सबसे ज्यादा सरकार बनते ही दलित बस्तियों में आगजनी की घटनाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश को भूला नहीं है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में पूरे देश भर में दलित उत्पीड़न की सर्वाधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आती थी। आज कहीं भी घटना होती है हम प्रभावी तौर पर कार्रवाई करते हैं। आपकी सरकार की तरह नहीं, FIR दर्ज करने के लिए भी ठीक है। दोनों ही तरफ से आरोप है, दोनों तरफ से दावे हैं और देखने वाली बात होगी कि जनता के बीच विमर्श कहां तक आगे जाएगा। आप दोनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो UCC की बात हो रही है, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल कोड की बात हो रही है, लेकिन सियासी सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इससे चोट किसको लग रही है उत्तर मांग रहे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।